नमस्कार। दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ की मनमानी बंद होने वाली है, इसीलिए ओवैसी भाईजान आग बबूला है? सवाल यह भी है, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम जारी है? जेपीसी के संशोधनों के बाद सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही वक्फ बिल के नाम पर वार पलटवार का दौर जारी है। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर वक्फ बिल के वर्तमान रूप को सरकार पास करती है तो इससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा कि अगर बिल आ गया तो वक्फ की संपत्ति नहीं बचेगी। ओवैसी ने कहा कि वो एक मुसलमान होने के नाते अपनी मस्जिद का 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कानून से बड़ा कोई है क्या? कोई नहीं है, देश कानून से चलेगा। अब सवाल है कि नए कानून से वक्फ की भू माफियागिरी बंद होगी तो इससे ओवैसी जैसे सियासतदानों को क्यों परेशानी? आज इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। वक्फ संशोधन विधेयक को इस बजट सत्र में संसद में पेश करने से पहले ही पॉलिटिकल वार पलटवार का दौर जारी है। विपक्ष विधेयक को असंवैधानिक बताने में तुला है, जबकि सरकार इस बिल को इसी बजट सत्र में संसद में पेश कर सकती है। पिछले सत्र में विपक्ष के हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था। अब जेपीसी ने वक्फ बिल में 14 संशोधनों यानी बदलावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले ओवैसी आग बबूला है। वक्फ विधेयक को लेकर ओवैसी ने एक दिन पहले लोकसभा में बोलते हुए चेतावनी दी। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को यह कहकर भड़काने की भी कोशिश की कि अगर वक्फ कानून से छेड़छाड़ हुई तो इससे वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा कि वो अपनी मस्जिद की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No WAF property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर ऐसी बात कही हो। इससे पहले भी कई बार ओवैसी वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयानबाजी दे चुके हैं। ओवैसी ही नहीं, जमीयत चीफ मदनी भी कई बार कह चुके हैं कि मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। विपक्ष विरोध कर रहा है, सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि देश कानून से चलेगा। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। इससे पहले पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वक्फ कानून बनाया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की।
इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सवाल है, वक्फ की मनमानी और भूमाफियागिरी को बंद करने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है तो क्या तभी इसका विरोध हो रहा है? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष वक्फ कानून का विरोध कर रहा है? क्या वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ की मनमानी बंद होने के डर से ओवैसी जैसे सियासतदान सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो रिपोर्ट आप देख चुके हैं, सभी के बयान आपने सुने। मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हमारे साथ AIMIM प्रवक्ता है, और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब फाउंडर AIIOHF से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतापगढ़ी साहब, कौन ले रहा है आपकी मस्जिद की एक एक इंच जमीन? बोल रहे हैं कि सब ले लिया जाएगा, मस्जिद हमारी छीन ली जाएगी, और इतना ही नहीं, दावे के साथ, मैं बोल रहा हूं इन शब्दों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उनको ये भड़काने का काम नहीं है। तो क्या है कि कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब ले लिया जाएगा। क्यों भड़का रहे हैं? देखिए, ये वक्फ का कानून जो है कांग्रेस पार्टी ने 1954 में लेके आई थी, वो इसीलिए लाई थी इस नजरिए को रखते हुए कि भाई इस देश में कुछ ऐसे लोग सत्ता में आसीन हो सकते हैं जो कमजोर तबके को या कम तादाद में रह गए लोगों के की संपत्तियों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी उनके लोगों के आने से। आज वही हो रहा है। ये संपत्तियां को वक्फ की संपत्ति क्या है? ये मुसलमानों को द्वारा दान दी गई संपत्ति है, ये किसी की बपौती नहीं है। अब सरकार ये चाहती है कि ये जो संपत्ति जो है जो मुसलमानों के बुजुर्गों ने दान की है, मुसलमानों के वेलफेयर में इस्तेमाल होनी चाहिए। सरकार की नजर उस पे है, कह रही है हम इसको नहीं। कहां से है नजर? क्यों गलत बात कर रहे हैं? बताइए ना, कहां से नजर है? आप बोल रहे हैं कि सब छीन लिया जाएगा। जाहिर बात है, अब यही तो कानून लाके यही तो करना चाह रहे हैं। क्या कानून है? बताइए, कानून में क्या संशोधन है, क्या गड़बड़ी है, बताइए। संपत्ति ये है, मुसलमानों की दान की हुई संपत्ति है ये। नहीं, कानून में ऐसा क्या है जिससे आप कह रहे हैं कि सब छीन लिया जाएगा? बताइए। कानून में यही है कि भाई ये तो सुरक्षा है, आपने सुरक्षा कवच हटा लिया, अब उस संपत्ति पर सरकार जो चाहे करेगी। केंद्र और राज्य में 2 महिला सदस्य अगर इसमें जुड़ेंगी तो सारी जमीन छीन ली जाएगी। पोर्टल से अगर रजिस्टर होगी तो सारी जमीन छीन ली जाएगी। क्यों भड़का रहे हैं? बताइए। अब बताइए, क्या कानून है जिससे आपत्ति है? इस कानून का औचित्य ही कुछ नहीं है। जब ये अपने आप सुरक्षित है, मुसलमान इसके लिए, तो जब कांग्रेस ने बनाया तब औचित्य था इसका, अब नहीं है। बिल्कुल उस वक्त औचित्य था कि वहां उस वक्त के जो लीडरान थे उन्होंने सोचा कि आने वाले वक्त की कमाई से अनाथ विधवाओं को मदद मिलेगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? वक्फ की कमाई से अनाथ विधवाओं को मदद मिलेगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। पोर्टल से संपत्ति का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति सरकार की है ही नहीं। ये संपत्ति जो मुसलमान यहां से गए हिंदुस्तान को छोड़ के, उन्होंने यहाँ के मुसलमानों के लिए दान कर दी। अब उसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया था ना? जी है ना? जी। तो ये जितना भी है कि सभी मामलों पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, और जो भी पेचीदगियां, आपने पेचीदगियां पढ़ी नहीं है। बस एक चीज आपको पता है कि मुसलमानों सब छीन लिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, मदरसे छीन लिए जाएंगे। भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जब मुसलमान उसकी मुखालफत कानून ऊपर, भावनाएं ऊपर। हमारा अधिकार जो है, हमारी संपत्ति जो है सुरक्षित है वक्फ बोर्ड के कानून के तहत। अब आप उसको खत्म करना चाहते हैं। अमितोष जी विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने जो राजीव रियाज प्रतापगढ़ी को सुना, 1% भी आपको कहीं पर लगा कि इनको वक्फ के कानून के बारे में कोई जानकारी है, या फिर सिर्फ विरोध करना है कि मुसलमानों सब छीन लिया जाएगा आपसे, बस ये अलाप रागना है? हिमांशु जी, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि जिस तरह से जब कोई कानून संवैधानिक रूप से नहीं लाया जाता है हिमांशु जी देश में, और एक कम्युनिटी को फेवर करने के लिए, अपीज करने के लिए लाया जाता है, तब यही दिक्कत होती है कि वो कम्युनिटी दूसरों को भी भड़काने में लगती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कुरान से हिमांशु जी चालू करते हैं। सूरत 3 आयत 92 साफ तौर से लिखा है। क्या लिखा है? कि जब तक कोई प्रॉपर्टी दी नहीं जाती, दैट मीन्स अ चैरिटी एंड डोनेशन हैज टू बी देयर।
तब तक वो किसी तरह से वक्फ का कोई उसमें विवरण नहीं दिया है। एक का है चैरिटी पर्पस से दी जाती है, लेकिन आप देखिए ओमान के अंदर में एक हदीस है अनास अबू तलहा, उन्होंने भी कहा अल बुखारी में कि भाई मैंने मेरी प्रॉपर्टी दान करी नबी को, तब वो वक्फ कहलाई। और ऐसे ही कुरान में हदीस में अब्दुल्ला इब्न उमर भी कहते हैं कि भाई मैंने मेरी प्रॉपर्टी दान करी, डोनेट करी, तब वक्फ कहलाई। प्रिंट मीडिया का एक रिपोर्ट थी, उस प्रिंट मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 करोड़ रुपए की वक्फ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये करप्शन का हो रहा है। इनके एक भी स्कूल, हॉस्टल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, आपकी ऑर्फनेज गिना दे एक भी नहीं होंगे, लेकिन मस्जिद, मदरसे इन पे गिनाएंगे। अब्दुल फतवा ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रीवी काउंसिल का हिमांशु जी, कि वक्फ इज अ वर्ड्स एक्ट। एक सेक्युलर देश के अंदर में एक सांप्रदायिक कानून बनाना और फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन करना और उसके लिए बोलना हमारे लिए बना है, तो भाई आप बता दी कौन सी इस्लामिक कंट्री में वक्फ है? अच्छा, तो मतलब जो सरकार संशोधन ला रही है, सरकार जो संशोधन कर रही है, आपका ये कहना है उसमें सिर्फ पारदर्शिता आएगी, सिर्फ पारदर्शिता, हक, आर्टिकल 14 को मजबूत करने के लिए ही ये कानून लाया गया था। हिमांशु जी, इस देश का सबका मैं जवाब देता हूं हिमांशु जी इसका, उसमें चार चीजें। रियाज साहब थोड़ा सा रुकिए प्लीज, मैं आ रहा हूं जल्दी से, मेहमानों के पास आऊंगा प्लीज। सुनिए, हाँ बोलिए जी हिमांशु जी, धन्यवाद। देखिए वक्फ के अंदर में जब आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे, अभी जो वर्तमान में कानून है उसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी डोनेट होनी चाहिए, मतलब वाकिफ होना चाहिए। आप मैक्सिमम प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, एमआईएम के खुद प्रवक्ता भी बता देंगे कितनी करप्शन हुए, बात नहीं है। पब्लिक नोटिस होना चाहिए, पब्लिक नोटिस का प्रावधान नहीं है। आप किसी में अपील नहीं कर सकते, मतलब वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, आप उसको अपील में नहीं जा सकते। हाईकोर्ट को पावर दी अपील की, आपने किसको कंपनी बना दी, रियल एस्टेट कंपनी, मतलब आपने उसको बाइंड कर दिया। एक सबसे मुख्य इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, वक्फ 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें कर दिया कि किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन। पहले था वक्फ बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम, इसको वापिस से लाया गया है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम को प्रोफेस कर रहा होगा वही तो वक्फ करेगा। इसीलिए इसमें तमिलनाडु क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, क्यों ये बात कही जाती है? क्योंकि देखिए मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं। सर आपकी कोई जमीन है, मुफ्ती साहब अगर आपकी कोई जमीन है तो क्या आपकी जमीन कोई भी यूं ही हड़प लेगा? क्यों मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है? यकीनन मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। मैं वक्फ के इस एक्ट की तमाम तरीके से जो मामला सामने आए, हम लोगों ने उस पर अध्ययन किया है। बहुत ही गौर खोज के बाद ये बात सामने आई है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि जमीन छीन ली जाएगी, यकीनन उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि वो जमीनें जिस पर उन लोगों ने कब्जे करके रखे हैं, जो बड़े भूमाफिया हैं, वो बड़े जो अपने आप को कुर्सी वाले समझते हैं, वो बड़े अपने आप को जो सीईओज और मेंबर वक्फ के समझा करते हैं, इन लोगों ने जो जमीनें अपने लिए हड़प करके रखी, अपने खानदान के लिए हड़प करके रखी, अपने बिल्डरों को देके रखी, वो जरूर छीनी जाएगी और वो छीनी जानी चाहिए, क्योंकि उससे गरीबों को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है और उन सरमायाकारों ने ही अपने फायदे पहुंचाए पर लिए हैं और उन कुर्सी पर बैठे हुए ठेकेदारों ने ही सिर्फ उससे फायदा बनाया है, बल्कि आम मुसलमान को इससे बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा है। अगर ये आम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात की हिमायत करता है। जो डर सताया जा रहा है, लोगों के अंदर जो डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो डर ये है कि जमीनें छीन ली जाएगी। हमारी जमीनें नहीं छीनी जाएगी, बल्कि जमीनें उनसे छीनी जाएगी जिन लोगों ने उस पर नाजायज कब्जे करके रखे हैं, उनसे छीनी जाएगी जिन लोगों ने अपने परिवार के लिए वो जमीन बना के रखा है, उनसे छीनी जाएगी जिन लोगों ने नाजायज कब्जे करके अपनी आल औलाद के लिए बना के रखा है। मैं ये समझता हूं कि ऐसा करने वाले लोगों से जमीनें छीनी जानी चाहिए, क्योंकि मुल्क का कानून हमें जमीन पर अपने हुकूक मुहैया कराने की और गरीबों को उसको हक दिलाने की मांग करता है। मैं मुफ्ती मंजूर जियाई टीवी 9 के माध्यम से, भारतवर्ष के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे देश से ये कहना चाहूंगा कि वो जमीनें जिस पर लोगों ने कब्जे करके रखे, सीईओज ने, उनके मेंबरान ने, उनके चेयरमैन ने और तमाम बड़े बड़े सरमायादारों ने, उनसे जमीनें जरूर छीनी जाइए और मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। ये देखिए मुफ्ती मंजूर जियाई यहां पर कह रहे हैं। अब शायद रियाज प्रतापगढ़ी साहब सोच रहे होंगे कि किसकी कुर्सी हिलने की बात कह रहे हैं, ओवैसी साहब की कुर्सी हिलने की बात कह रहे हैं क्या? जमीनें छीन कर किसको दी जाएंगी? ये तो भूमाफियाओं से जमीनें छीन के किसको दी जाएंगी? तो भूमाफियाओं से जमीनें, अरे भूमाफियाओं से अगर जमीनें छीनी जा रही है, आपको आपत्ति है? जी बेशक हम चाह रहे हैं कि जो जमीन अगर किसी पर अवैध कब्जा है, वो कब्जा मुक्त करा के वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए। वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए? भूमाफियाओं से जमीन कब्जा करा के, भूमाफिया किसको कह रहे हैं वो? ये भी तो सुनिए, भूमाफिया किसको कह रहे हैं?
तो वो सरकार उसको मुक्त कराए और हिमांशु जी हमारे रियाज भाई को ये पता नहीं है, रियाज भाई ये नहीं जानते, वो कहते हैं जो हिंदुस्तान से मुसलमान चले गए और मुसलमानों के लिए यहाँ की जमीनें दे गए, वो साहब वो एनिमी जमीनें हैं, एनिमी जमीनों की हमें जरूरत नहीं है। हमारे जो आल औलाद के लिए, लोगों के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्त की थी ना, जो हिंदुस्तानी थे, जिन्होंने अपना ठीक है, बहुत क्लियर हुआ, बहुत क्लियर हुआ। 2 मिनट और रखिएगा अवधेश जी। विजय जी ये बताइए, अजदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वक्फ बिल आया तो वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं, वक्फ बिल में बदलाव हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, मस्जिद की 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। इसके अलावा मोहम्मद अदीब कहते हैं जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लखनऊ तक बनता। बहुत कुछ बयान आ रहे हैं, और ये सारे जब बयान आ रहे हैं वो भी तब जब जेपीसी के मेंबर खुद हैं अजदुद्दीन ओवैसी और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर माहौल खराब होता है तो फिर क्या, सरकार क्या करेगी? देखिए हिमांशु जी, पूरे देश को मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएए पे किस तरह से दुष्प्रचार किया था, शाहीन बाग किस तरह से हुआ था, तो और आपने देखा अब सीएए लागू हो गया, क्या गई किसी की नागरिकता? तो ये लोग जहर फैलाने का काम करते हैं, इनका मकसद ही जहर फैलाना है। हमारा काम है देश कानून से चले, संविधान से चले। इनका काम है देश में पेट्रोल छिड़को, विकसित भारत जो बनाने का हमारा सपना, उसमें अरंगे लगाओ। कत्ल किया जा रहा है। अरे रियाजी जी एक बताओ, आपको कुछ पता है क्या? ABCD पता नहीं आपको कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन है उसमें क्या अमेंडमेंट किया जा रहा है? आप सिर्फ यहाँ के चिल्लाते हो, विरोध करते हो, विरोध के नाम पे विरोध करते हो। आपका काम ही विरोध करना है और अपनी जितनी भी वो है सबको भड़काना है। आप मुझे बताइए, आपके जो ओवैसी जी उनको ऊपर भी आरोप है, जो उनके ऊपर आरोप है, जो उन्होंने जमीन कब्जा रखी है वक्त की, वो भी दी जाएगी वापस, बिल्कुल गरीबों को दी जाएगी, वो कानून सम्मत कार्य होगा। आपका क्या कहना 2013 में जो हुआ था, 1995 में जो हुआ था अमेंडमेंट, आप बताइए मुझे, आप बताइए ना। हम नेक्सस तोड़ के रहेंगे, इस देश में कानून से राज चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप बेकार की बातें ना करें, भड़काऊ। अरे कहाँ गए थे उस वक्त ओवैसी साहब, जब देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, एक एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं, वहां पर उनके लिए बनवा देते। कितने 9 लाख एकड़ से ऊपर की जमीन कुछ बताते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी चाहता हूँ। अरे आप चाहते हैं, ये जो जमीनें हैं लोगों को भड़काते हैं, वो बात में अंतर है। अवधेश जी 5 सेकंड सुनिए। देखिए 5 सेकंड ले लीजिए। आप मुझे बताइए 2014 में मनमोहन की सरकार जाते जाते क्या कर गई? जब आचार संहिता लगी थी उससे कुछ समय पहले ही 123 प्रॉपर्टी लुटियन जोन की किसको? वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। फिर कहते हैं जी हम 500 साल पुराना इतिहास कहां से लाए? अरे भाई मेरे पास भी दादालाई जमीन है, मेरे पास सारा इतिहास है, जमाबंदी में नाम है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, आपके पास ठीक है। अब अवधेश जी जरा बताइए, जरा रोशनी डालिए। मदनी साहब कह रहे हैं कि 500 साल पुराने कागजात हम कहां से लाएं, तो ये तो हमारी मस्जिदें छीनना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कुछ नहीं बचेगा, सब ले लिया जाएगा। जब ये नैरेटिव डालने की कोशिश की जा रही है तो इनकी मंशा क्या है? नहीं, मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो मुफ्ती मंजूर जियाई ने कहा, मैं वर्षों से ये कह रहा हूं कि जो वक्फ बोर्ड है वो मुसलमानों के बीच एक भू माफिया पैदा करने वाला वर्ग बना हुआ है, जो वाकई जो मजहब के लिए, दीन के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए और सेवा के लिए जो संपत्ति दान हुई है, कब्रिस्तान तक पर लोगों ने कब्जे किए हैं। आखिर जो आजम खान जी थे उनके खिलाफ ज्यादा केस तो मुसलमानों ने ही किया था जमीन दखली का। ये कोई उसमें तो हिंदुओं की जमीन मुश्किल से 30 से 40 पर 60 से 70% जमीन गरीब मुसलमानों का कब्जा किया हुआ है, देश भर में है। ओवैसी उसमें एक बड़े भू माफिया है। मैं प्रतापगढ़ी जी को नहीं जानता हूं, बगैर सेल्फ इंटरेस्ट के इतने जस्टिफाइड अमेंडमेंट का कोई भी जो वाकई इस्लाम का को मानने वाला, मुसलमानों का कल्याण चाहने वाला और भारत के साथ मुसलमानों को जोड़ने की कल्पना करने वाला मुसलमान होगा, इसका विरोध कर ही नहीं सकता है। यह संभव ही नहीं है। तो इसीलिए देखिए ये इसको तो पहले मजहब का विषय बनाया गया, जैसे इस्लाम की देन है। भैया इस्लाम का
अब वक्फ बोर्ड सरकार ने बनाया है, उसमें मेंबर लोग हैं। पहली गलतफहमी देश में यह पैदा की गई कि इस्लाम पर हमला है। इसका इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये आपने संस्था एक तरीका बनाया है कि हम कैसे कुछ प्रॉपर्टी दीन के काम के लिए उसको लगाएं। ये कोई पवित्र कुरान शरीफ और उसका विषय नहीं है। सेकेंड, जो लोग इसके मेंबर बने हुए हैं वो इस्लाम के प्रति कितने समर्पित हैं और कैसा इस्लाम के प्रति काम किया है। गरीब मुसलमानों में शिक्षा का विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए वो खड़े हो, कितना काम किया है। इसको आज तक क्या काम किया है ये जरा देख लीजिए। बताइए कितना काम किया है, बताइए। जो तीसरी बात यह है, तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, अब मुसलमानों के हाथ तीसरी बात के बाद आप ही के पास आ रहा हूं, फिर अमितोष जी के पास, मुफ्ती साहब के पास, तीसरी बात के बाद आ रहा हूं। इसमें जो कमेटी बैठी थी उसमें मुसलमानों की ओर से जो तथ्यात्मक विवरण दिए गए हैं उसमें 70% लोगों ने, बल्कि उससे भी ज्यादा, देश भर में प्रतिनिधि मंडल आया, कहा कि हमको ये अमेंडमेंट चाहिए। उन्होंने अपने पुजाप्ता प्रमाण दिए हैं कि कैसे हमारे जमीनों पर कब्जा हुआ, कैसे वक्फ बोर्ड भू माफिया बना हुआ है, कैसे इसको सेंट्रलाइज करने, कैसे इसको और जस्टिफाइड करने की जरूरत है, और कैसे इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। तो विरोध करने वाले का निहित स्वार्थ है, और कुछ लोग इस देश में जिनकी एक मजहब के लोगों को भड़का के मुसलमानों का नेता जो आज तक बने हुए थे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। वो सारे बाकी चीजों का जैसे विरोध कर रहे वैसे इसका भी विरोध नहीं, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि ये भड़काने का काम कर रहे हैं। जीआई साहब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं भू माफिया बने बैठे हैं जो जमीनों पर कब्जा करके बैठे और उनसे कब्जा मुक्त होना चाहिए, वो गरीबों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जियाई साहब ये बताइए, जैसे अजदुद्दीन ओवैसी हुए, एक हुए अमीन कागजी कांग्रेस के नेता, बोलते अब कफन बांधकर आना होगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक है मलिक मोहतसिम जमात इस्लामी के, वो बोलते हैं बात नहीं मानी तो संसद की दीवार हिला देंगे। इतनी एग्रेसिव अप्रोच, इस तरह के शब्द जब कोई बोलता है एक बड़े ओहदे वाला, उसका असर कितनी दूर तलक जाता है। हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के हवाले से कहना चाहता हूं कि जो लोग ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन लोगों ने कितनी जमीनों पर कब्जे करके रखे, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं। और चेतावनी इसलिए देना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आप सबकी फाइलें खुलेंगी, सब पर सीबीआई इंक्वायरी जरूर बैठेगी। जिन लोगों ने कब्जे करके रखे, आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया है और जिन लोगों ने चेतावनी दी है ना, मैं उन सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि याद रखिए आपकी फाइलें बंद नहीं रहेंगी। आपने जिन जिन लोगों पर जमीनों पर कब्जे करके रखे हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी तक, बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक, और जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक, जितनी जगहों पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी जगहों पर आपने कब्जे किए हैं, हमारी निगाहों में वो सारी जगह हैं। ये वो लोग हैं जो बताइए जियाई साहब, आपकी नजर में है, आपकी नजर में है वक्फ का दुरुपयोग किया गया है? बिल्कुल मेरी नजर में, और वो हमने जेपीसी को सौंपा भी है और सौंप करके बताया है कि वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने कब्जे करके रखे हैं। मैं तमाम को चेतावनी देता हूं। क्या आप कुछ चाहते हैं, आप लोगों की तरफ से भी कुछ संशोधन रखे गए थे क्या जेपीसी में? क्या बिल्कुल मेरी तरफ से रखे गए थे और वो हमने रखा है, और वो गोपनीय था इसलिए हमने ओपन नहीं किया। लेकिन मैं आज आपके हवाले से कहता हूं कि उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी होगी। उसकी मांग आपके इस भाई मुफ्ती मंजूर जियाई ने किया है, उन बहनों के लिए, उन यतीमों के लिए, उन गरीबों के लिए जिन्हें हक मिलना चाहिए था और उन्हें नहीं मिला। उनको मुझे की आवाज बुलंद जरूर करते रहे। अब सारी बात छोड़िए, अब जो हमारे साथ में राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब हैं, मुझे आप ये बताइए आपत्ति किस चीज पर है आपको, किस संशोधन पर आपत्ति है, आप ये बताइए। आपत्ति इस चीज को लेकर है कि ये जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। और सरकार ये इस कानून के जरिए ये जो एकाधिपत्य है वो खत्म करना चाहती है। ये मुसलमानों के जमीनों को हड़पना चाहती है। नहीं, कैसे नहीं, हवा में बातें मत मारिए कि हवा में तीर कहीं पर भी लगे वो बात लगे, नहीं, बताइए आप कैसे। जमीन पर अवैध कब्जा है तो उसको मुक्त करे सरकार। अच्छा, आप वक्फ का कब्जा आप कैसे बताएंगे, ये बताइए। जेलों में डाला जाए जिन्होंने नहीं, आज बहुत क्लियर बात करते हैं। सुनिए प्रतापगढ़ी साहब सुनिए ना, ये बताइए, अगर मान लीजिए वक्फ की ये जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, तो कैसे बताएंगे आप लोग, बताइए। जाहिर बात है, उसे कागज है वक्फ के पास, और कैसे बताएंगे? कागज है ना, कागज ही तो दिखाएंगे, कुछ तो सबूत दिखाएंगे। अब अगर रुमाल डाल दिया कि ये वक्फ किया, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यही तो सरकार कर रही है।
सरकार क्या कर रही है? गरीबों को हक दिलाने की बात रियाज भाई करिए, उन यतीमों का हक है, वो हिस्सा है। राजकोट का मामला आपको याद है? राजकोट का मामला आपको याद है? गुजरात के राजकोट में कुछ वक्त पहले की बात है, वहां पर कई दुकानों को अचानक से हटा दिया गया, ऐसे कागजात जारी कर दिए गए, भैया ये तो वक्फ की हटिए, तुरंत सामान बाहर फेंक दिया गया। ऐसी गुंडागर्दी चली, सामान बाहर फेंक दिया गया, फिर वो तो पुलिस आती है, पुलिस वापस करवाती है। किसी भी तरह की इस तरह से गैर कानूनी कार्रवाई का हम विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे अरे जो आपके पार्टी के अध्यक्ष भड़काऊ बयानबाजी करते हैं उसका भी विरोध करिए ना। कोई वक्फ बोर्ड का अधिकारी कोई मिसयूज करता है उसका, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये जो मौलाना कह रहे हैं हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अवधेश जी कुछ कह रहे हैं। अमितोष जी बस तुरंत आ रहा हूं। कोशिश कर रहे हैं आप हिमांशु। हाँ जी। इस समय देश में कुछ लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर के, यही बात, बार बार इस्लाम पर खतरे का नाम लेकर के। और जो मोहम्मद अदीब साहब है वो क्या है, वो बीपी सिंह के समय किसी ढंग से समाजवादी पार्टी ने 6 साल के लिए उनको राज्यसभा बनाया, बाद में समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल बाहर किया। और पिछले समय से कई इसी प्रकार की मीटिंग करके वो बोल के सोचते हैं कि मैं मीडिया में आ जाऊं। ये सब देश में आग लगाने पर लगे हुए हैं। और उनका एक बयान और है, एक बयान और है उनका, सुनिए ना। मोहम्मद अदीब जिनका आपने जिक्र किया, मोहम्मद अदीब जिनका जिक्र किया, वो क्या कहते हैं? प्रतापगढ़ी है, जिस ढंग से आग लगाऊ बयान दे रहे हैं, ये तो देश में बिल्कुल सांप्रदायिक आग भड़काने। बिल्कुल, मोहम्मद अदीब का एक बयान और आता है कि भारत की हुकूमत को मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए। पाकिस्तान की हालत आप लखनऊ के मुसलमानों का बना देते क्या? कि जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लखनऊ तक बनता, ये बयान। अमितोष जी, जब कोई ऐसे बयान देता है कि जिन्ना के साथ जाते तो पाकिस्तान लखनऊ तक बनता और भारत की हुकूमत को मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी, और इस तरह की बयानबाजी से मुझे बहुत आपत्ति है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, वो भी आप तब जब एक जिम्मेदार पद पर बैठे पूर्व राज्यसभा सांसद। अमितोष नहीं, बिल्कुल हिमांशु जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देश के अंदर में जब संविधान आया, जी हिमांशु जी, जब संविधान लेकर आए, उस संविधान में क्या करा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको दे दिया। और जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको दे दिया तो उसका मिसयूज भी लोग करने लग गए सेक्युलर एक्टिविटी के गार्ब के अंदर में। आप देखिए कि जिस तरह से ऊपर बैठे हुए नेता ही बोलते हैं कि संसद हिला देंगे, रूह कांप जाएगी। इमरान मसूद कांग्रेस के समर्थन के साथ ये बोलते हैं, तो आप देखिए कि कितनी हैरानी की बात है कि 2012 में कर्नाटका के अंदर में एक रिपोर्ट आई थी हिमांशु जी। वो रिपोर्ट में आया कि 54,000 एकड़ लैंड वक्फ की कस्टडी में था, जिसमें से 2 लाख करोड़ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट यूज के लिए। 2017 में यूपी में करा, जो इंडिया टुडे ने एक्सपोज करा था। 2014 में 123 प्रॉपर्टी कांग्रेस का आया। और तो साथ में देखिए कितने बड़े बड़े नेता वक्फ करप्शन में है। सुनिए, खड़गे साहब, इकबाल शर्दगी, कमरान इस्लाम, रहमान खान, सीएम इब्राहिम, सीके जफर शरीफ, मैंने हरीश तनवीर साहब, इन पे सब पे वक्त के आरोप है। आप देखिए, अच्छा वक्त कम है, लेकिन मेरे को बताइए विजय जी, सरकार क्या कर रही है? मतलब इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की भड़काऊ बातें, जिससे जो अशिक्षित मुसलमान, मैं बोल रहा हूं अशिक्षित मुसलमान है, जिनको पता नहीं रहता कि किसकी बातें सुननी है, किसकी बातों को इग्नोर करना है, वो तो गलत राह पर जाएंगे। तो कब तक चलेगी भड़काऊ बयानबाजी? कब करेंगे? नहीं हिमांशु जी, बिल्कुल नहीं। आपने देखा 370 हटाई, हमने गोली तो छोड़ो, एक पत्थर नहीं चलने दिया। राम मंदिर का फैसला आया, गोली तो छोड़ो, पत्थर नहीं चलने दिया। सीएए आया, दोबारा हमने लागू किया, हमने किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया। तो आप देख लीजिए कि अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब तब होता है कि जब बैरिस्टर साहब, पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए कि क्या उसका असर जाएगा निचले स्तर तक। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।